Good morning, students. In last lecture, we have studied about the reflection, its law, mirror, its type, mirror formula, relation between R and F, है ना, यानी कि दर्पण, दर्पण का सूत्र, अब परावर्तन, उसके नियम, है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आपका मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है, यानी कि आवर्धन क्षमता। तो आज हम इसे डिफाइन करेंगे। इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी मिरर या दर्पण द्वारा वस्तु या ऑब्जेक्ट जब रखी जाती है उसके सामने तो वो कितना मैग्नीफाइंग करके इमेज को बनाता है, यानी कि m इक्वल टू एच डैश बाय एच। एच डैश क्या है? एच डैश वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई, यानी कि हम इसे लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ द, यही लिख लेती हूँ मैं इसे, आप उसे रेशो में प्रॉपर लिखिएगा, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय, है ना, रेशो है, अनुपात है, क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमेशा हमें ये पता है कि जो ऑब्जेक्ट होगी उसकी इमेज मल्टीपल के फॉर्म में होगी, यानी कि अगर मैं इस एच का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो मुझे कैलकुलेशन में पता चल जाएगा कि एक्चुअल जो मेरी एच डैश यानी कि प्रतिबिंब बना है वस्तु का, इमेज बनी है, वो m का मतलब जो वस्तु की ऊंचाई है उसका कितने गुना है, तो m क्या होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे, ये छोटा सा क्वेश्चन आना है जिसमें सिंपल डेफिनेशन आपको नोट करना है। क्या लिखोगे, मैग्निफिकेशन पावर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होती है। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला है ना, क्योंकि आपने देखा होगा हर टाइम डेरिवेशन में हमें वस्तु की ऊंचाई नहीं दी होती है। जनरली जब हम वो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर इसके देखेंगे तो न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि u, v और f इसी से डील करना होती है। तो इसका एक और फॉर्मूला है, अगर आपको प्रतिबिंब की दूरी पता है जिसको हम v लिखते हैं और वस्तु की दूरी पता है u, तो दर्पण के लिए -v/u क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो यहाँ पर दो सूत्र हैं, m h डैश अपॉन h और दूसरा है m इक्वल टू -v/u रहेगा, ठीक है। ये आपको सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पस में काम में आना है और एक डिफाइन के लिए, तो आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा, फॉर्मूला नोट डाउन करिएगा, ठीक है। मिरर के लिए क्या लगेगा यहाँ पर माइनस, ठीक, और यहाँ पर माइनस प्लस लग सकता है लेकिन वो किस पर डिपेंड करेगा, एच डैश पर। क्यों करेगा, क्योंकि अगर प्रतिबिंब नीचे बना है या ऊपर बना है तो हमने चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन में पढ़ा है कि प्लस या माइनस में बनेगा, ठीक है। आपकी बुक में कुछ इमेजेस गिवन हैं, आप देख सकते हो, दोनों ही लाइंस के लिए बताया इन्होंने इस तरीके से। अगर आप कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हो तो कॉनकेव मिरर में देखो ये इमेज आखिरी में कहाँ बनती है, लास्ट केस में वर्चुअल में, ठीक है। और अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हो तो जो इमेज बनती है वो भी वर्चुअल बनती है पीछे की तरफ, यानी दोनों ही मिरर के केस में ऑब्जेक्ट सीधी बन रही है, और सीधी बनने के कारण हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि ऊपर बन रही है ना, ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव काउंट करते हैं, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट लेते हैं। अगर कोई ऐसा केस है दोनों ही मिरर का जिसमें ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बन रही है, सॉरी इमेज नीचे की तरफ बन रही है, तो फिर हम इसे माइनस में काउंट करते हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। आप
टॉपिक को वैसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना है। रिफ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। अब हमने अभी तक देखा कि लाइट रे जब किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है तो उसी मीडियम में वापस चली जाती है। बट सपोज कर लो कोई पॉलिश्ड सरफेस नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो लाइट रे सीधी सीधी ट्रैवल करके जाएगी, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेट ट्रैवल करना। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसे मिल जाता है तो वो रिफ्लेक्ट होगी टकराकर, अदरवाइज अगर उसे सीधा रास्ता जब तक मिलता है तब तक वो बिल्कुल सीधे ट्रैवल करती है। तो अपवर्तन का मतलब ही क्या होता है कि जब कोई लाइट रे एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम के अंदर जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अब जब भी हम मीडियम की बात करते हैं तो हमारे माइंड में तीन ही आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड मीडियम की अगर बात करें तो क्या होगा, सपोज कर लो एक ग्लास फाइबर है ना, जो ट्रांसपेरेंट भी हो और सॉलिड स्ट्रक्चर भी हो। लिक्विड की बात करें तो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल वाटर। ऑयल भी ले सकते हो आप, बट जहाँ लाइट के अंदर ट्रैवल कर सके, ठीक है वो। और थर्ड में आप गैसेस की बात कर रहे हो तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसी में से लाइट रे ट्रैवल कर रही है, तो वो एग्जाम्पल हमारे सामने ही। तो इस तरीके से हमने तीन मीडियम को देखा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन हमने देखा कि सॉलिड और लिक्विड की जो डेंसिटी है, घनत्व है, ठीक है, वो इन तीनों माध्यम में से सॉलिड यानी कि ठोस और द्रव्य का जो घनत्व होगा वो कैसा होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। अच्छा, घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब है कितने वॉल्यूम के अंदर, कितने वॉल्यूम के अंदर कितने मीडियम के पार्टिकल फिक्स हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, सॉलिड में पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कि जितने भी मास, द्रव्यमान, जितने इकाई आयतन में यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में फिक्स होता है उसे हम कहते हैं उसकी डेंसिटी। जैसे सॉलिड में सारे पार्टिकल पास पास है तो वो कम से कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल आ गए, यानी कि हम उसे कहेंगे उसकी डेंसिटी अच्छी है। इतने ही वॉल्यूम में अगर हम वाटर फील करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल इसके कंपैरिजन में, इसके द्रव्यमान के कंपैरिजन में इसका द्रव्यमान इतने ही वॉल्यूम के अंदर कम होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल दूर दूर रहते हैं तो ज़्यादा इतनी क्वांटिटी में फील नहीं हो पाएंगे। पर लगभग लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी को हमने क्या करा, एक ही केस में काउंट करके किए चले, ठीक है। मतलब इसकी भी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही काउंट किए लाइट के लिए। सिर्फ लाइट इजीली किस में ट्रैवल कर पाएगी, गैसियस एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को, किसको, वाटर और ग्लास मीडियम को, ग्लास और ये वाटर, इन दोनों मीडियम को हमने ये माना है कि ज्यादा डेंसर है, ठीक है। और माना ही नहीं, हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा है कि लाइट रे जब इसमें से ट्रैवल करती है ना, तो देखो एयर से ट्रैवल करती हुई आती है, ठीक है। एयर में पार्टिकल बहुत दूर है तो वो इजीली ट्रैवल कर जाती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर वही लाइट रे डेंसर मीडियम में अंदर एंटर कर जाए तो इसके पार्टिकल इतने पास पास होते हैं कि ये सीधी ट्रैवल नहीं कर पाती, और इसके कारण क्या होता है, ये धीरे धीरे स्कैटरिंग करती हुई अपना रास्ता चेंज कर लेती है या डेविएट हो जाती है। मतलब इसे सपोज कर लो सीधा जाना था तो ये डेविएट हो गई, मतलब अपना रास्ता भटक गई। वैसा ही इसमें होता है कि जब वो वाटर के अंदर जा रही है तो वो अपना रास्ता इधर उधर मोड़ लेगी, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले अपवर्तन का मतलब ही क्या समझ में आया कि जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। क्यों डेविएट होती है, उसका कारण समझ में आया ना, क्योंकि जो माध्यम है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उस माध्यम के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उसके जो द्रव्यमान होता है वो उसके पर यूनिट आयतन में अगर ज्यादा हुआ, यानी कि उसका घनत्व ज्यादा हुआ, तो घनत्व ज्यादा होने के कारण वो अपना रास्ता सीधा न लेते हुए थोड़ी सी अपने रास्ते से भटक जाएगी, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सिंपल। अब इसको मैं एक ग्लास स्लैब से समझाती हूँ, ठीक है। ग्लास स्लैब मतलब एक कांच का पीस ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले भी एक और तरीका है जो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा
देखो हमने दो मीडियम कंसीडर किए। हमने कहा कि लाइट रे जब रेयर मीडियम से जाएगी, रेयर तो आप एयर भी लिख सकते हो, ठीक है। रेयर मीडियम में RAR, रेयर मतलब एयर मीडियम से वो कहाँ आ रही है, डेंसर मीडियम में। डेंसर का मतलब होता है या तो ग्लास या वाटर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। डेंसर मतलब घनत्व। इसे हम कहेंगे विरल माध्यम। रेयर को हम क्या कहते हैं, विरल, यानी कि जहां पर सिर्फ हवा हो। और डेंसर का मतलब होता है सघन माध्यम, ठीक है, जिसका घनत्व ज्यादा हो। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से आती है, यानी कि विरल माध्यम से आई, अब यहाँ पॉलिश तो नहीं है जो टकरा के माध्यम में जाएगी, तो ये दूसरे माध्यम में अंदर आ गई। दूसरे माध्यम में आएगी तो क्या होगा, जहां पर वो आती है सबसे पहले उस जगह पर एक स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल बनता है, ठीक है। ये नॉर्मल बन गया, अभिलंब बन गया, ठीक है। ये इसका आपतन कोण बन गया, एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो जब ये विरल से सघन में आएगी तो ये क्या होता है, जिस एंगल से इसको जाना चाहिए था, अगर मान लो ये सीधी जाती तो कुछ इस तरह से जाती, ऐसी ना जाकर के थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे जाना था कैसे, बिल्कुल सीधे, कुछ इस तरीके से जाती है, इस एंगल से होती है ऐसे, ठीक है। बट ऐसे ना जाते हुए थोड़ा सा ये क्या हो गई है, झुक गई, ठीक है। तो जब ये कहाँ झुक गई, अभिलंब की तरफ झुक गई, ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। आप नोट कर लेना इस डायग्राम को, अपवर्तन कोण, क्योंकि यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो इसे परावर्तन की जगह क्या कहेंगे, एंगल R को अपवर्तन कोण, और इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। बहुत ध्यान रखिएगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वर्ड का, ठीक है। दोनों ही वर्ड बिल्कुल अपोजिट होते हैं, दोनों की प्रोसेस बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में कभी भी मीडियम चेंज नहीं होता और रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो रहा है। तो जब वो रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। वही सेकंड केस होता है, सपोज कर ले ऊपर कौन सा मीडियम है, डेंसर, यानी कि सघन माध्यम। कोई लाइट रे सघन माध्यम से विरल, यानी कि रेयर, जिसको हम बोल सकते हैं एयर, ठीक है, एयर मीडियम में आती है तो क्या होगा, ये नॉर्मल बनेगा। अब ये एंगल इंसिडेंस था, इंसिडेंस एंगल, ठीक है। अब देखो इसे जाना था सीधा, लेकिन ये सघन से विरल में तो उल्टा होगा, ये अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब ये जो अभिलंब है ना, इससे ये क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर इस केस में, अपवर्तन के केस में कभी भी आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर भी देखो, आप यहाँ पर आपतन कोण बड़ा है तो अपवर्तन कोण छोटा है, यहाँ आपतन कोण छोटा है तो अपवर्तन कोण बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो माध्यम को बदल रही है, बदल होने के कारण वो अपना रास्ता भटक जाती है, ठीक है। भटकना समझ में आया ना, मैंने वर्ड यूज किया भटकना या डेविएट होना, ठीक है। उसका मतलब होता है उसे जाना था सीधा, बढ़ना चाहते हुए या तो नॉर्मल की तरफ आ गई या नॉर्मल से दूर चली गई। तो ये हमारा था प्रकाश का अपवर्तन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहें, when a light may travel from one optical medium to the another optical medium, it deviates its path, and there are two mediums, rare medium and denser medium. Whenever any light ray travel from denser to rare to denser medium, so it after refraction it bends towards the normal, and when it travels from denser to rare medium, after reflection it deviates or move away from the normal, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण, किसकी किरण, प्रकाश की, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक प्रकाशित माध्यम से दूसरे प्रकाशित माध्यम में जाती है। प्रकाशित या ऑप्टिकल मीडियम क्यों बोला, क्योंकि हम उसी मीडियम की बात कर रहे हैं जिसमें लाइट रे चल सकती है। तो जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशित माध्यम से दूसरे प्रकाशित माध्यम में जाती है
तो अपवर्तन के पश्चात वो अपना रास्ता भटक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस संपूर्ण घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसके लॉज आते हैं, यानी कि नियम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। पहला नियम देखो, परावर्तन में पहला नियम क्या था? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, बट यहाँ पर हमने देखा कि वो सीधी न जाते हुए डेविएट हो गई, यानी कि अपवर्तन कोण का मान बदल रहा है। तो पहला नियम तो कॉपी नहीं हुआ, लेकिन दूसरा नियम आपने देखा था कि जो आने वाली रेस थी, अभिलंब था, नॉर्मल था, और रिफ्रैक्टेड रेस थी यानी कि अपवर्तित किरण थी, वो तीनों ही एक ही पॉइंट पर थे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब वो आने वाली थी नॉर्मल था और ये रिफ्रैक्टेड थी, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब, और इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण, जो अपवर्तित हो गई यानी अपवर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु पर थे। तो यहाँ पर पहला नियम समझ में आ गया, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie on a same plane और सेम पॉइंट। ठीक है, और आप हिंदी में क्या लिख सकते हो? आपतित किरण अभिलंब व अपवर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ है आपका, फॉर एनी वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमें पता है कि वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं? टोटल 7। ठीक है, और 7 कलर की वेवलेंथ हमने देखी थी, कौन से रेंज में होती है? 400 नैनोमीटर टू 700 या अप्रॉक्स 750 नैनोमीटर तक होती है। उसी के अंदर सारे वेवलेंथ वाइज 7 कलर्स डिवाइड होते हैं। तो जब हमने देखा कि किसी भी वेवलेंथ की बात करें, यानी कि वाइट लाइट में आने वाली कोई भी कलर की बात करें, तो हमने ये देखा फॉर एनी वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, जिसको हम ये लिखते हैं किसी भी तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन साइन के साथ आपतन कोण का अनुपात साइन के साथ जो अपवर्तन कोण है उसके बराबर होता है। मतलब दोनों का जो अनुपात है, साइन के साथ आपतन कोण और साइन के साथ अपवर्तन कोण, दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा? एक कांस्टेंट के। कांस्टेंट को आप u भी लिख सकते हो या फिर n से भी लिख सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब हिंदी में होता है नियतांक, एक नियतांक होता है। तो हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? फॉर एनी वेवलेंथ ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ, पहले हम क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। एन लिख लो या फिर म्यू लिख लो, ठीक है, आया समझ में। अब इसी को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे कि साइन के साथ आपतन कोण तथा साइन के साथ अपवर्तन कोण का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है। और नियतांक क्या होगा, जो कि हमें ये दिखाता है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि इसमें मैं ये शो कर सकती हूँ पहले से दूसरा, यानी कि म्यू क्या शो करता है कि दूसरे माध्यम का, मतलब जो लाइट रे है पहले माध्यम से कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम में, तो दूसरे माध्यम का जो भी अपवर्तनांक होगा वो किसके रिस्पेक्ट में, पहले माध्यम के, जिसको हम बोलते हैं म्यू या फिर एन। आपने ऐसा देखा होगा 1 2, यानी कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष में अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। इससे हमें समझ में आता है कि लाइट रे फर्स्ट मीडियम से कहाँ जा रही है, सेकंड मीडियम में। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म लिखा है वो किसके लिए लिखा है मैंने, सेकंड मीडियम के लिए, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है ये। यानी कि हमने अभी तक रिफ्रैक्शन के लॉ देख लिए। रिफ्रैक्शन का जो लास्ट लॉ था ना, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, इसे हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। कौन सा लॉ कहेंगे, स्नेल लॉ। आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर को हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। हिंदी में भी स्नेल ही कहेंगे, ठीक है। स्नेल का मतलब स्नेल, नाम है उसका, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सबसे पहले रिवर्सिबिलिटी समझेंगे, है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता, यानी कि उल्टा होना, प्रकाश का उत्क्रमणीय सिद्धांत। अच्छा, उत्क्रमणीय का मतलब तो पता है ना आपको, उत्क्रमण मतलब उल्टा करना, ठीक है। आपने वो साइंस में पढ़ी होगी ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है जिसको आप पलट सकते हो। तो यहाँ पर उत्क्रमणीय मतलब जिसको आप वापस पलट सकते हो। और रिवर्सिबिलिटी का मतलब वही होता है, रिवर्स करना। रिवर्स करना मतलब पलटना, ठीक है। उसे समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, देखो, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं है और इस कंसेप्ट को नहीं समझा, लेकिन मैं पर्सनली आपको इस तरीके से समझा रही हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा कांच का टुकड़ा ले लिया, कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम, है ना, जिसको हम कहा है ग्लास, ठीक है। ग्लास मतलब कांच का टुकड़ा ले लिया। ये कोई लाइट रे आई कांच के पास, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम बेंड करते हुए आते ताकि डायग्राम अच्छा लगेगा। ये आई आगे, इसका नाम है इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये कहाँ घुस रही है, ये एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। जैसे ही विरल से सघन में गई तो अभिलंब आया और इसका डिसाइड हो गया ये कहाँ झुकेगी, अभिलंब की तरफ, क्योंकि विरल से सघन में जाना है तो ये कहाँ झुकती है, अभिलंब की तरफ, ये झुक गई, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आते आते फिर एक अभिलंब बनाया, क्यों, क्योंकि जहां भी माध्यम चेंज हो रहा है उस तल पर एक अभिलंब आता ही है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। ये एक माध्यम था जिसमें एयर और वाटर का डिफरेंस था, ये दूसरा माध्यम है वाटर से एयर में जा रही है, यहाँ एक अभिलंब बनेगा, ठीक है। अब देखो ये जिस एंगल से यहाँ पर आई थी, ये ग्लास से अगेन कहाँ जा रही है, एयर में, यानी कि हवा में जा रही है। इसका मतलब होता है कि ये फिर से सघन से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में, यानी ये अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है। आया समझ में,
यानी कि फाइनली से जैसे जाना था उसकी दिशा में ही ये सीधी सीधी जाएगी। ये जो इससे सीधा जाना चाहिए था ना, बट ये जा नहीं पाई। ये और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। अब हम ये इसको भूल जाए तो जा ही नहीं पाई, तो उसको याद रखिए क्या करेंगे। ठीक है, सुनो, मान लो मैंने यहाँ आके एक मिरर लगा दिया। ठीक है, देखो मैं मिरर लगा देती हूँ, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, मैंने लगा दिया एक मिरर। अब क्या हुआ, अब ये लाइट रे यहाँ आई और आते ही टकराई, वापस रिटर्न हो जाएगी मिरर लगाने से। अब सुनो, जैसे ही यहाँ से गई तो अब पूरा रास्ता ये जहाँ जहाँ डेविएट होके आई थी ना, ये उसी रास्ते को ट्रैवल करती हुई वापस चले जाएगी। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीय सिद्धांत या रिवर्सिबिलिटी। यानी कि जब आगे के रास्ते में जब वो माध्यम बदल रही होती है और जब हमने एक मिरर रख दिया उस माध्यम में, तो वो जिस रास्ते को ट्रैवल करती हुई आई थी, जिस डायरेक्शन से आई थी, ये उसी रास्ते को ऑटोमेटिकली फॉलो करती हुई जाएगी, है ना। मैं उसमें कोई लैंडमार्क नहीं छोड़ा है कि मैं यहाँ पत्थर रख देती हूँ, मुझे याद रहेगा मुझे इसी रास्ते से जाना है। ठीक है, राइट रे हमेशा ऑटोमेटिकली क्या करेगी, उसी रास्ते को ट्रैवल करती हुई जाएगी। ऐसा क्यों, देखो समझो, जब वो एयर से डेंसर में आई थी तब उसे पता था कि मीडियम चेंज हो रहा है तो झुकना। ठीक है, जब डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है तो उसे पता है कि अभिलंब से दूर हटना है। जब इसे हम मिरर रख दिया तो जैसे ही मिरर रखेंगे तो क्या होगा, ये सीधी पहले तो यहाँ तक चली, अब यहाँ से उल्टा हो रहा है, समझना, यहाँ से वो हवा से कहाँ जा रही है, ग्लास के अंदर, तो उसे पता है कि मुझे ऐसे सीधे जाना था। बट ऐसा न करते हुए वो क्या हो गया, इस अभिलंब, ये जो अभिलंब बना है उसकी तरफ झुक गई, क्योंकि हमें पता है कि हवा से कांच में जाएगी तो उसकी तरफ, अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो उसे इस एंगल के अकॉर्डिंग जाना था सीधा, बट ये अभिलंब की तरफ, ये अभिलंब दिख रहा है ना, इसकी तरफ झुक गई। देखो अब ये झुक गई, यानी कि ऑटोमेटिक इस रास्ते पर ट्रैवल कर गई। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से जा रही है, यहाँ तक आ गई। यहाँ पर आने के बाद उसे पता है कि मुझे कांच से वापस कहाँ जाना है, हवा में जाना है। ठीक है, तो यानी कि डेंसर सघन माध्यम से कहाँ जाना है, विरल माध्यम में। यहाँ तक आने के बाद उसे ऐसे जाना था सीधा, इस एंगल से, पर ऐसे न जाते हुए वो सघन से विरल माध्यम में गई, यानी कि अभिलंब से दूर हट गई। तो सीधे जाने की बजाय वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली जिस रास्ते पर आई थी उस रास्ते को ही फॉलो करती हुई वापस चली गई, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीय सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, सिंपल है। इसको समझने के लिए हम 3 मीडियम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 मीडियम है ना, एयर ग्लास भी है, तो सिंपल समझना हो तो हम 2 मीडियम ले लेते हैं, एक एयर ले लेते हैं, एक ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, इसका छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। देखो यहाँ पर हमने लाइन खींची, इसको एयर बना दिया, इसको बना दिया ग्लास। ठीक है, ये लाइट आई, अभी पहुंच गई, नॉर्मल बना दिया। अब एयर से ग्लास में जाएगी तो क्या करेगी, थोड़ी सी झुकेगी, क्योंकि एयर से डेंसर बना रही है, तो थोड़ी सी झुका दी। झुकाने के बाद यहाँ पर रख दिया मिरर, तो जैसे आई थी वैसी की वैसी चले जाएगी। जब आई थी तब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, आपतन कोण, और अपवर्तन कोण क्या था, एंगल आर। ठीक है, और जब जाएगी तो जाते समय एंगल आर क्या बन जाएगा, इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण जब रास्ता पलट जाएगा तो, और उधर चलेंगे मतलब आई क्या बन जाएगा, अपवर्तन कोण। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए थ्योरी आप लोग लिख लेना कि एक लाइट रे है, जब एयर से डेंसर में जाती है, आपतन कोण ये है, अपवर्तन कोण आर है, कॉलेज से टकराती है, रिटर्न चले जाती है, उसे हम प्रकाश का उत्क्रमणीय सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। नाउ बाय स्नेल्स लॉ। अच्छा, एक और चीज आप इस पूरी यूनिट में ध्यान रखिएगा कि जहां से रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट हुआ है हमारा, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशंस है ना। पूरा लेंस बनाना सीखेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, स्फेरिकल सरफेस के बारे में देखेंगे। तो सब में हमें एक चीज तो कॉमन है कि ये पता है कि मीडियम चेंज हो रहा है, वो मीडियम जहाँ जहाँ चेंज होता है वहाँ हमें स्नेल लॉ रखना है। तो बाय स्नेल्स लॉ, जो कि आपका सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, स्नेल लॉ क्या होता है, म्यू यानी कि एयर, देखो मैं यहाँ पर ए म्यू जी लगा देती हूँ। ठीक है, आपकी बुक में इस तरीके से गिवन है कि एयर को पहला मीडियम मान लिया और इसको दूसरा मीडियम मान लिया, तो वो हमें
हमेशा n मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक, उसको ऐसे लिखते हैं 1/2, यानी कि दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के सापेक्ष, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, या फिर आप AMUG लिख सकते हो। ये दोनों ही केस सिंपल है। अगर आप NCERT बुक उठाएंगे तो वहाँ 1 2 से काम चल रहा है, ठीक है, 1 2 2 1 ऐसे। देखो AMUG लिखने से क्या होता है, सिंपल टेक्निक क्या है, एयर से ग्लास में जा रही है, ये चीज सीधी सीधी समझ में जाती है, ठीक है। तो AMUG क्या होगा, एयर से ग्लास में गई तब साइन आई यानी कि आपतन कोण अपॉन साइन आर, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया ना। अब देखो जब वो रिवर्स हो जाएगी एंड व्हेन इट इज रिवर्स्ड, या जब इसे उल्टा किया जाता है तो क्या होगा, जी म्यू ए, अब उल्टा हो रहा है, ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, उस समय आपतन कोण क्या बन जाएगा, आर, और अपवर्तन कोण बन जाएगा आई। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, LHS का LHS से मल्टीप्लाई, यानी कि AMUG इंटू G म्यू A साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन I से साइन I कैंसिल, साइन R से साइन R कैंसिल, तो AMUG इंटू G म्यू A इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि हमें समझ में आ गया कि दोनों मीडियम एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। कैसे, AMUG जब उधर जाएगा G म्यू A तो 1 के अपॉन में जाएगा G म्यू A, यानी कि अगर मैं मीडियम को उल्टा कर दूंगी, एयर से ग्लास में गई और उसको उल्टा कर दिया, ग्लास से एयर में गई, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स होंगे। तो इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रकाश का उत्क्रमणीय सिद्धांत, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में इतना सफिशिएंट है, देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।